नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसके साथ में हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। उसी को ही यूज में लेते हुए आज के इस टॉपिक को यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले तो है इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे और उस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर बल आघूर्ण कितना होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं। कि हमने कुछ समांतर रेखाएं दिखाई है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र को इंगित करती है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को बताती है। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को बताती है। ये एक समान जो विद्युत क्षेत्र है वो मैं कंसिडर कर लेता हूं E है, E वेक्टर है। क्लियर। अब यहां पर हम लेंगे कोई विद्युत द्विध्रुव, कोई विद्युत द्विध्रुव लेंगे और विद्युत द्विध्रुव को हम लेंगे थीटा कोण पर। ये यहां पर तो है धनावेश, यहां पर तो क्या है, प्लस में Q वाला आवेश है, प्लस में Q। इसको मैं नाम देता हूं बिंदु ए पर रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव का प्लस Q आवेश। और यहाँ पर है ये बिंदु है B और यहाँ पर मौजूद है माइनस में Q, यहाँ पर मौजूद है माइनस में Q। ओके, यहाँ मौजूद है माइनस में Q। और यदि हम इसको आगे बढ़ाएं, मतलब यहां से इनके बीच का एंगल यदि आप देखें ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 2a। मैं वो यहाँ पर ही पुट कर देता हूँ। ए बी हमारे पास में है 2a, दोनों ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस है ये। अभी तक जो मैंने बोर्ड के ऊपर बनाया है उसको एक बार क्लियर कर लीजिए। मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है और वो जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वो ई वेक्टर है। इसके अंदर थीटा कोण पर हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा है। इससे विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर, थीटा एंगल के ऊपर हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा है। विद्युत द्विध्रुव के जो प्लस Q माइनस Q आवेश है वो A और B पर मौजूद है और A से B तक की जो डिस्टेंस है वो हम 2a लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, कितना बल काम करता है ये हम देखेंगे। तो देखिए कुल बल ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग आवेशों पर लगने वाला बल देख लेते हैं। तो प्लस Q आवेश के ऊपर लगने वाला बल, इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो आप देखें कितना बल काम करता है, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इधर इसके ऊपर बल काम करेगा, उसको मैं लिख देता हूं F1 से, और F1 बराबर होगा Q इंटू ई, Q इंटू ई। देखो हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम कोई आवेश रख देंगे तो वो एक बल का अनुभव करेगा और वो बल धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा है, F1 से मैंने इसको पुट कर दिया है। ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है,
ये भी लग तो Q इंटू ई ही रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज के जरिए भी पुट कर देता हूँ कि प्लस Q आवेश पर बल, प्लस Q आवेश पर बल, जो धनावेश है उस पर लगने वाला बल, तो वो जो बल होगा वो धनात्मक होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, Q इंटू ई होगा, Q इंटू ई, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, दूसरा जो आवेश है वो है माइनस Q, तो माइनस Q आवेश पर बल, माइनस Q आवेश पर बल, कितना बल काम करेगा, तो हम लिख रहे हैं F2 से। और देखिए इस बल का परिमाण भी Q इंटू ई ही है, Q इंटू ई ही है। मैंने यहां पर दोनों बलों का ही परिमाण लिखा है। ओके, यदि आप यहां पर इसको सदिश रूप में लिखते तो F1 वेक्टर इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर लिखते, और यदि यहां पर इसको सदिश के रूप में F2 वेक्टर तो माइनस में Q इंटू ई वेक्टर लिखते, क्योंकि जो F2 है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, हालांकि मैंने यहां पर परिमाण दिखाया है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, कुल बल, कुल कितना बल काम करता है, तो देखिए यहां पर जो कुल बल है ये F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो F1 माइनस F2 लिख दिया मैंने, F1 माइनस F2 अपोजिट डायरेक्शन के कारण से ये नेगेटिव साइन आया है। तो यहां पर आ जाएगा Q इंटू ई माइनस में Q इंटू ई, तो F बराबर आ गया अपने पास में 0, F बराबर क्या आ गया है, 0 आ गया है, शून्य आ गया है। इसका मतलब हो गया है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो कुल बल है वो शून्य होता है, 0 होता है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको हमारे जो नोट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं कि हमने नोट्स में क्या कर रखा है। नोट्स में देखो इसको सदिश रूप में दिखाया है, तो F1 वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर ऐसे दिखाया, F2 वेक्टर बराबर माइनस में Q इंटू ई वेक्टर ऐसे दिखाया हमने। F1 है वो धनात्मक और F2 है उसके साथ में एक नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, ये जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि E और F दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो F तो इधर लग रहा है F2, और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F2 इक्वल टू माइनस में Q इंटू ई वेक्टर, और यदि ऐसी स्थिति आप लेकर चलते तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो कुल बल है F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इस तरीके से आपको लिखना होगा, क्योंकि जो परिणामी बल है वो अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता। तो यहां से आप इनका टोटल करते F1 और F2 की वैल्यू आप लिखते तो भी आपके पास में मान कितना आता, 0 ही आता, कुल बल है वो 0 ही आएगा। तो आप हमारे नोट्स से पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है, इस तरीके से मिलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहां तक एक चीज क्लियर हो गई है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। कुल बल कितना होता है, 0। लेकिन देखो विद्यार्थियों, यहां पर इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, ये अलग अलग रेखा के अनुदिश काम कर रहा है। ये तो इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, ये वाला इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है। तो बल तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। ये वाला बल है वो इसको इधर घुमा रहा है, ये वाला बल है इसको इधर घुमा रहा है, इस तरीके से इसके ऊपर बल इधर लग रहा है, इसके ऊपर बल इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। ये स्थानांतरीय गति तो नहीं करेगा, लेकिन घूर्णन गति करेगा। तो एक लाइन यहां पर आपको लिखनी होती है, वो लाइन क्या है वो क्लियर कर लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होता है, परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है।
इस कारण से विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। ठीक है, ये हमने कुल बल कितना दिखा दिया, शून्य दिखा दिया। लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती है। ये इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, ये इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, तो क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण से ये एक बल युग्म उत्पन्न करते हैं, बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण कितना क्रिएट करेंगे, क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण से यहां पर एक बल आघूर्ण क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण देख लेते हैं। चलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। कि मैं इसी पृष्ठ के ऊपर ही आगे का जो पोर्शन है वो आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर ही बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। देखो, बल अभी हमने किया है वो आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बल हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण से यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है बल युग्म आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को हम टॉ से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, टॉ से लिख रहे हैं। अब देखो टॉ बराबर क्या होता है, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा। टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। जहां जो एफ है वो है बल और आर है वो घूर्णक से उसकी दूरी। यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, दोनों में से किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी के गुणनफल से हम टॉ को लिखेंगे। तो बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं या रेखाओं के मध्य की दूरी, मध्य की, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास में टॉ है। अब देखिए, दोनों में से किसी एक बल का परिमाण लिखेंगे। दोनों बलों का परिमाण सेम है, इसका भी QE है, इसका भी QE है। तो ये आ गया Q इंटू ई, Q इंटू ई। फिर दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है एक्चुअल में। तो लंबवत दूरी यहां से, जैसे इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच की सीधी दूरी, यहां पर मैं नाम देता हूं इसको C, नाम दे देता हूं। तो ये हमारे पास में C आ गया। ये वाली डिस्टेंस है A से लेकर C तक, A से लेकर C तक की जो दूरी है वो है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब AC की वैल्यू यहां से इसी ट्रायंगल की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, AC का मान हमें ज्ञात करना, जबकि AB हमें दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है, लंब बट्टे में कर्ण। और यहां पर आप ध्यान देंगे, लंब थीटा के सामने वाली भुजा है लंब, जो कि AC, कर्ण जो कि है AB, कर्ण क्या है, AB। तो AC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां से ही ध्यान देंगे, AC की जगह आप लिख सकते हैं AB साइन थीटा, AB साइन थीटा लिख सकते हैं। और AB खुद किसके बराबर है, 2a के इक्वल है। तो टो बराबर आ गया है Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। इसे हम देखिए इस तरीके से पुट कर सकते हैं, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू 2a की जगह हम क्या लिख देंगे,
Q इंटू 2a की जगह हम लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हम पुट कर देंगे। तो बराबर ये हमारे पास में आ चुका है PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। ओके, ये टॉर्क का मान आ चुका है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक आ चुका है PE साइन थीटा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इसी से हम कुछ कंडीशंस यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है टो बराबर PE साइन थीटा। क्या आ गया है? अब इसको हम सदिश रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं सदिश रूप में? तो देखिए टो बराबर दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ये इसका P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर तो P साइन थीटा हो जाएगा, इसका परिमाण P साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो ये हमारे पास में इसका व्यंजक आ चुका है। अब इसमें हम कुछ कंडीशन देखेंगे। स्थिति फर्स्ट देखें आप। पहली स्थिति की बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति के अंदर हम लेकर चलेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री लेकर चलेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से ये एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, ये ऐसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, इसके अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो ये इसका प्लस Q वाला आवेश है, ये इसका माइनस Q वाला आवेश है। इसके ऊपर बल लग रहा है F1 इधर, इस पर बल लग रहा है F2 इधर, ऐसे लगेगा इसमें। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण कितना काम करेगा वो भी देख लेते हैं। तो बराबर PE साइन थीटा साइन 0, और साइन 0 का मान है वो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो टॉर्क का जो मान है वो कितना आ गया? 0। इस स्थिति में इसके ऊपर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा, बल आघूर्ण 0 होगा। और यहाँ पर इस वाली स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। और देखो यदि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो ये जो दोनों बल है वापस इसको इसी पोजीशन में ले आएंगे। इसको हम कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। इसे क्या कहा जाता है? स्थायी संतुलन की स्थिति कहा जाता है। स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति इसको हम कहते हैं। ओके, सेकंड स्थिति देखेंगे। स्थिति सेकंड, अब हम थीटा बराबर लेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ है? यहां पर इस तरीके से ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये ऐसे विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन, ई इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो धनावेश और ऋणावेश हैं वो इस तरीके से मौजूद है। धनावेश इधर मौजूद है, ऋणावेश इधर मौजूद है। इसके ऊपर लगने वाला बल है वो इधर F1, और इस पर लगने वाला बल है इधर F2। दोनों बलों का परिमाण यहाँ पर भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और विद्युत क्षेत्र के साथ में इसका जो पीक का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जो टॉर्क का जो मान आएगा वो कितना आएगा? PE साइन थीटा
और यहाँ से आ जाएगा पीई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान 0, तो टो का मान फिर से कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब इस स्थिति के अंदर भी बल आघूर्ण काम नहीं करेगा, और बल आघूर्ण काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये भी संतुलन की स्थिति है, लेकिन यहां वाली जो संतुलन की स्थिति है यदि इसको यहां से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये वापस उस पोजीशन में नहीं लौटेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी संतुलन की स्थिति इसको हम बोलते हैं, अस्थायी संतुलन स्थिति इसको हम कहते हैं, अस्थायी संतुलन की स्थिति। ओके, एक और कंडीशन यहां पर हम ले लेते हैं, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री ले लेते हैं। थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री। तो बराबर क्या आ गया हमारे पास में, पीई साइन थीटा, और यहां से पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, तो टो बराबर आ गया हमारे पास में पीई, और ये इसका अधिकतम मान आ गया है, ये इसका मैक्सिमम मान आ गया है, क्योंकि साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो 1 ही होता है, ठीक है, अधिकतम मान 1 होता है। तो टो का जो मैक्सिमम मान है वो इस वाली स्थिति के अंदर लगेगा। कौन सी स्थिति में, इसको भी देख लीजिए आप, कि जब विद्युत क्षेत्र तो ऐसे हो, विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हो, और ये विद्युत ध्रुव इस तरीके से मौजूद हो, इसके ऊपर बल लगेगा इधर F1 और इस पर बल लगेगा इधर F2, ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और यहां से इसके साथ में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हुई जिसे आप अच्छे से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम में 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू हमारे को दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार उसे हम पुट कर लेते हैं। Q बराबर हमें दे रखा है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम, इसका मतलब हो गया 10 की घात 3, माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 6, तो ये अपने पास में आ गया 10 की घात माइनस 3 कुलाम। ओके, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस एक दूसरे से प्लस जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो 2a का जो मान है वो है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का मतलब हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये रखे हुए हैं, विद्युत क्षेत्र का मान 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, और यहां से ये थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो पूछा है, तो बराबर क्या जानते हैं हमें, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और यहां पर पी की जगह क्यू इंटू 2a हम लिख सकते हैं। अब सारी राशियों की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, एक बार वैल्यू पुट कर देंगे। Q का मान है प्लस माइनस 10 की घात माइनस 3, तो 10 की घात माइनस 3। 2a का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। E का जो मान है वो 15 गुणा 10 की घात 4, तो 15 गुणा 10 की घात 4, और साइन 30 डिग्री जिसका मान होता है 1/2, 1/2 होता है। तो देखिए 2 गुणा 15 गुणा 10 की घातें कितनी हो जाएगी, -3 प्लस 4, और साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 15 गुणा
10 की घात -6 प्लस की जाए तो -2 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसे आप इस तरीके से भी 0.15 न्यूटन इंटू मीटर भी पुट कर सकते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल था, सीधी वैल्यू इसमें पुट करनी थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एक आसान सा टॉपिक देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत विध्रुव पर कितना बल और बल आघूर्ण काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।